नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या गुजरात में मोदी के सहारे पार होगी भाजपा की नैया। चुनाव की घोषणा से पहले 12 रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा लोकसभा चुनाव का। बीजेपी और सहयोगी दल यूपी की पूरी 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 2024 चुनाव पर संजय निषाद ने किया दावा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का तीखा जवाब। टैक्स चोरी करने वाले खुद को माखन चोर बता रहे हैं। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हैदराबाद के निजामों को सिर्फ 13 महीने और झेल लीजिए, ओवैसी का नाम लिए बिना खूब बरसे अमित शाह। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र बंगाल का। नंदीग्राम में भाजपा को फिर मिली बड़ी जीत। सहकारिता चुनाव 12 सीटों में से मात्र 1 पर जीत पाई टीएमसी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी आ रही है। मोदी के सहारे पार होगी भाजपा की नैया। चुनाव की घोषणा से पहले 12 रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इसे देखते हुए भाजपा ने राज्य के अंदर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी नेता तो अपने दम पर काम कर ही रहे थे, लेकिन प्रतिद्वंदियों से मिल रही कड़ी चुनौती को देखते हुए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली। वो 5 दिन तक गुजरात प्रवास करेंगे और इस दौरान वो अलग अलग स्थानों पर 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये सभी रैलियां उन इलाकों में आयोजित होने जा रही है जहां पार्टी को ज्यादा चुनौती मिलने की आशंका है। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता की बंदिशों से बचने के लिए चुनाव की घोषणा से पहले ही इन क्षेत्रों में माहौल बना लेना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और इसके लिए पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री 29 और 30 सितंबर को 2 दिन के प्रवास पर गुजरात जा रहे हैं और इसके बाद वापस 9, 10 और 11 अक्टूबर को गुजरात प्रवास पर रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी और सहयोगी दल यूपी की पूरी 80 की 80 सीटें जीतेगी। 2024 चुनाव पर संजय निषाद ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 2024 चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें मिलेंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी ने हमें सम्मान दिया, इसीलिए हमने हाथी से रिश्ता तोड़ा। संजय निषाद ने सरकारी योजनाओं के बारे में बात की है और कहा कि मछुआरा समाज के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद वोट योजना और इसी के साथ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिससे मछुआरा समुदाय का कल्याण होगा। तालाबों से दबंगों के कब्जे हटाकर मछुआरों को पट्टे दिए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का तीखा जवाब। टैक्स चोरी करने वाले खुद को माखन चोर बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये बड़े झूठे हैं। टैक्स चोरी करने वाले खुद को माखन चोर बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उन्हें ये करारा जवाब दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल की बखियां उधेड़ी और कहा कि अन्ना हजारे ने ठीक कहा था कि केजरीवाल के सिर पर पावर चढ़ गया है। केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा और जैसी भाषा यूज वो कर रहे हैं वो अन्ना की बात को सही साबित करता है। अमित पात्रे ने कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो केजरीवाल उस राज्य में जाकर नौटंकी करने लगते हैं, कहते फिरते हैं हम फर्स्ट आ रहे हैं, हमसे सब डरे हुए हैं, हम ही जीतेंगे। किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं तो केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो जाती है, जैसे कि गुजरात हिमाचल में जारी है। वहाँ बार बार जाकर कह रहे हैं कि हमसे सरकार डर गई है। मुझे आश्चर्य है कि केजरीवाल ने ये नहीं बोला कि बाइडेन भी हमसे डरे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद के निजामों को सिर्फ 13 महीने और झेल लीजिए, ओवैसी का नाम लिए बिना खूब बरसे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री हैदराबाद के दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को तो आज़ादी 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन हैदराबाद पर आज भी निजामों का राज है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की जनता को अब सिर्फ 13 महीने के लिए इसे झेलना होगा। आपको बता दें कि हैदराबाद को असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। तेलंगाना के अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा अपनी सफलता को लेकर आशान्वित है।
हाल ही में यहां भगवा पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। अमित शाह ने आगे कहा कि राज्य के लोग आधिकारिक तौर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहते थे। दोस्तों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसका वादा भी किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण जश्न मनाने से इनकार कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नंदीग्राम में बीजेपी को फिर मिली बड़ी जीत। सहकारिता चुनाव में 12 में से मात्र 1 पर ही जीत पाई टीएमसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी को पराजित करने के बाद रविवार को फिर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। लंबे समय तक तृणमूल के कब्जे वाली वेंकुटिया सहकारी समिति पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर रविवार सुबह से ही तनाव का माहौल था। दोपहर में नतीजों की घोषणा के बाद बीजेपी ने 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है और दूसरी ओर तृणमूल किसी तरह केवल 1 सीट जीतने में सफल रही। हालांकि तृणमूल ने वो सीट सिर्फ 1 वोट से जीती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 में मोदी की बापू जैसी ब्रांडिंग की तैयारी। 20 सपने जो मोदी ने सच कर दिखाए से माहौल बनाएगी भाजपा। शाह डोभाल के हवाले से घर घर पहुंचेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बाजार में एक किताब आई है, मोदी एट 20 सपने हुए साकार। किताब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश की 22 हस्तियों ने मोदी के 20 साल के कामों का जिक्र किया है। किताब में बताया गया है कि किस तरह मोदी ने 1500 भारतीय सैनिकों को चीनी सेना से छुड़वाया, कैसे नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी के बाद लोग तबाह हुए, एक शहर को फिर बसाने के लिए तैयार हो गए। भाजपा इस किताब को चुनाव में जीत के लिए हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। मोदी एट 20 कार्यक्रम के प्रदेश समन्वयक और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी का कहना है कि जिस तरह महात्मा गांधी ने देश के लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास में आम लोगों को जोड़ रहे हैं। यही बात लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना के इस बम से तबाह हो जाएगा दुश्मन का अड्डा, जब फाइटर जेट आसमान से गिराएंगे शोले। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा बम है जो दुश्मनों की हालत खराब कर देगा। वायुसेना के 5 अलग अलग फाइटर जेट में इसे लगाया जा सकता है। ये बम जब दुश्मन के इलाके में गिरता है तबाही मचा देता है। इसका नाम है HSLD। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बम की ताकत, रेंज और खासियत ऐसी है कि विरोधियों की नींद उड़ जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कहीं से भी चुनाव लड़ ले नीतीश कुमार, बीजेपी जब्त करा देगी जमानत। सुशील मोदी की चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम चला रहे नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है और इसे लेकर अब उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने हमला बोला है। सुशील मोदी ने नीतीश को देश की किसी भी सीट से चुनाव मैदान में उतरने की चुनौती दी है और चेतावनी दे दी है कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी उनकी जमानत जब्त करा देगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुशील मोदी ने सही बात कही है और कहीं से भी नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त होना तय है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम की रेस में कई प्रधान सेवक, सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी, स्मृति ईरानी के निशाने पर नीतीश कुमार। जी दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी मंत्र है, मेथड है, मिशन है, वो कर्मयोगी भी है, कर्म योद्धा भी है, एक क्रिया जबकि दूसरा आचरण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री की रेस में शायद कोई है, लेकिन देश में प्रधान सेवक के रूप में एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र भाई मोदी। जी हाँ दोस्तों, 2024 में देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर भारी बहुमत से जिताएगी। स्मृति ईरानी ने ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक के लोकार्पण के बाद बतौर मुख्य वक्ता समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश की भूमि ने वीरों को सींचा है, उस प्रदेश में कर्म योद्धा नरेंद्र भाई पर कटाक्ष होता है, वो भी उनके द्वारा जिन्हें खुद सरकार बनाने के लिए सहारे की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भगवंत मान की बढ़ेगी टेंशन, पंजाब में गुजरात मॉडल लागू करेगा बीजेपी और पीएम मोदी के करीबी की हो चुकी है एंट्री। जी दोस्तों, लंबे समय से गठबंधन राजनीति के चलते पंजाब में कमजोर पड़ी भाजपा को अब मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। सीमावर्ती राज्य होने से पंजाब कूटनीतिक, सामरिक और राजनीतिक
तीनों दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे उत्तर भारत में पंजाब ही ऐसा राज्य है जो भाजपा की पहुंच से काफ़ी दूर दिख रहा है। ऐसे में वो राज्य में अपनी ज़मीन तैयार करने और उसके बाद चुनाव अभियान की रणनीति पर काम करेगी। भाजपा नेतृत्व ने अपने इस अभियान की कमान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के नए प्रभारी विजय रूपाणी को सौंपी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्शन में यूपी सरकार, चित्रकूट धाम के आयुक्त और डीएम समेत 8 अफसर लखनऊ तलब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर यूपी सरकार का एक्शन जारी है। जन सूचना कानून का पालन न करने पर राज्य सूचना आयोग ने चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त, डीएम समेत 8 अफसरों को लखनऊ में मंगलवार को तलब किया है और साथ ही शीघ्र सूचना देने के आदेश भी दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू से अलग होने के बाद फिर बिहार दौरे पर आएंगे अमित शाह, विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जेडीयू से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह फिर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और दौरे की जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि ये यात्रा 23 और 24 सितंबर को होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह के एक विशाल जनसभा को संबोधित करने की उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। बीजेपी की पूरी टीम कोलकाता में और रविवार को 2 दिवसीय सांगठनिक बैठक बनेगी रणनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने बंगाल बीजेपी ने नवान्न अभियान किया और नवान्न अभियान की सफलता के बाद फिर से बंगाल बीजेपी के आला नेताओं की बैठक होगी। रविवार और सोमवार को 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक में पहली बार सभी नवनियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ बंगाल भाजपा की पूरी टीम पहली बार कोलकाता में मिलने जा रही है। बंगाल भाजपा के नवनियुक्त पूर्णकालिक पर्यवेक्षक मंगल पांडे, पर्यवेक्षक आशा लकड़ा, केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल समेत कई सारे नेताओं ने अलग अलग वो बैठक करेंगे। और दोस्तों, बता दें कि विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बंगाल बीजेपी की ओर से पहली बार सांगठनिक मुद्दों को लेकर इतनी बड़ी बैठक हो रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल में भाजपा बड़ा कदम उठाने जा रही है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और अगर सपोर्ट करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ में सर्वे के दौरान खुली मदरसों की पोल, अफसर भी रह गए दंग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मदरसों में सर्वे का काम प्रत्येक जिले में कराया जा रहा है और इसके लिए जिला स्तर पर प्रशासन की ओर से टीमें गठित की गई हैं। अलीगढ़ में भी डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और संबंधित तहसील की टीमें बनाकर मदरसों में सर्वे के लिए निर्देश दिए हैं और इसके बाद अलीगढ़ में सर्वे का काम शुरू हो गया है। सरकार की ओर से टीमों का आदेश है कि 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लें और 25 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपें। दरअसल सर्वे के पीछे सरकार का मकसद मदरसों को मुख्य धारा में लाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि मदरसों में सर्वे के तहत अलीगढ़ प्रशासन द्वारा बनाई गई विभागों की संयुक्त टीम ने इलाके में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कार्य किया। तो सर्वे की टीम सबसे पहले गैर मान्यता प्राप्त मदरसा फैजन मुस्तफ़ा और फैजन नूरान पहुंची। दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे की टीम जब मदरसे का सर्वे करने पहुंची तो पता चला कि उस मदरसे का कोई नाम ही नहीं था, बल्कि वो एक मस्जिद द्वारा संचालित था और वहां बिना किसी मान्यता के बच्चों को तालीम दी जा रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अवैध तरीके से कई सारे मदरसा उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जिनका कोई मान्यता ही नहीं है और मस्जिद के नाम पर उनको चलाया जा रहा है। और अब आपको बता दें दोस्तों कि ये बेहद बड़ी खबर आने के बाद, इस सर्वे में ये बड़ा खुलासा हो जाने के बाद अब कई सारे मदरसों पर ताले लग जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन ऐसे मदरसों पर ताला लग जाना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी, IRCTC घोटाला मामले में डिप्टी सीएम को नोटिस कर दिया गया है जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली स्थित विशेष कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया। अगर सीबीआई की याचिका मंजूर हो जाती है तो तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले के मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है। और इस मामले में ANI ने ट्वीट कर जानकारी दी, बताया कि IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट की विशेष जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। दोस्तों, बता दें कि इस पूरे मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में गुहार लगाई है। तेजस्वी यादव 2018 से ही जमानत पर हैं और अगर
कोर्ट सीबीआई की याचिका पर इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करता है तो बिहार में उप मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी संकट में पड़ सकती है। हालांकि अभी सिर्फ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बता दें कि IRCTC घोटाला मामले में लगातार सीबीआई जांच कर रही है और हाल ही में लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या से गुजरने वाला नेशनल हाईवे बनेगा श्री राम मार्ग, लगेगी भगवान राम की 12 मूर्तियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें धर्मनगरी अयोध्या में त्रेता युग के वनगमन मार्ग व राम जानकी मार्ग के इतिहास के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार अब भगवान राम के जीवन से जुड़े हर प्रत्येक पक्ष को जन जन तक पहुंचाने में जुट गई है और इसके लिए अयोध्या से जुड़ने वाले लखनऊ गोरखपुर मार्ग को श्री राम मार्ग के रूप में तैयार किया जा रहा है। यानी अयोध्या में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के कई रूपों का दर्शन मिलने लगेगा। अयोध्या पहुंचते ही कानों में भी राम के धुन गुनगुनाने लगेंगे। अयोध्या के नेशनल हाईवे को 6 लेन से जोड़े जाने के साथ ही रामायण के प्रसंगों के तर्ज पर सजाया इनको जा रहा है और हाईवे पर शहादतगंज से रामघाट तक एक भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर वनवासी व राजा राम तक के अलग अलग रूपों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा, अपने कैमरे में ली उनकी तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बने विशेष बाड़े में नामीबिया से हवाई मार्ग से लाए गए चीतों को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने खुद अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें भी क्लिक की। बता दें कि भारत में इस जानवर के विलुप्त होने के 70 सालों के बाद चीते लाए गए हैं। बोइंग के एक विशेष विमान ने कल रात को अफ्रीका देश से उड़ान भरी थी और वो लकड़ी के बने खास तरीके के बॉक्स में चीतों को लेकर करीब 10 घंटे की यात्रा के बाद भारत पहुंचे। दोस्तों, चीतों को लाने के लिए विमान में खास इंतजाम किए गए थे और एक अधिकारी ने बताया कि विमान सुबह 8 बजे से कुछ देर पहले ही ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरा और इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से नेशनल पार्क तक पहुंचाया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ACB की 4 दिन की रिमांड। और दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को इससे लगा है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को शनिवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश किया गया और यहीं से उन्हें सुनवाई के लिए स्पेशल जज विकास ढुल की अदालत में पेश किया गया। स्पेशल जज से दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने अमानतुल्लाह खान की 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की है। जज ने ACB की मांग स्वीकार की, लेकिन 14 दिन के बदले आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की ACB को 4 दिन की रिमांड ही दी गई है। कोर्ट में पेशी से पहले अमानतुल्लाह खान ने कहा कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक खान को 2 साल पुराने वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं के केस में गिरफ्तार किया गया है और ACB आम आदमी पार्टी विधायक खान के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मानसून सीजन जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन बादल विदाई लेने से पहले कई राज्यों में जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है और बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी में भारी बारिश जारी है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में शुक्रवार को दीवार ढहने से 10 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। साथ ही यदि देश के मौसम की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई सैटेलाइट इमेज से हुआ बड़ा खुलासा। पूर्वी लद्दाख में 3 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में बहुत बड़ी पोस्ट बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार अपने कब्जे वाली जगह से 3 किलोमीटर पीछे हट गई है। ये खुलासा मैक्सा टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। मई 2020 में जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा था, तब से भारत चीन ने अपने अपने सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास तैनात किया था और यहाँ उसने बहुत बड़ी पोस्ट बनाई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम समाज भी चाहता है लव जिहाद पर लगे पाबंदी। मौलाना ने ऐसा क्यों कहा? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और HD कुमार स्वामी की जनता दल सेक्युलर के विरोध के बावजूद विवादास्पद एंटी कन्वर्जन बिल को कर्नाटक के उच्च सदन ने पारित कर दिया है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जमात उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सुहेब कासमी ने कहा कि धर्म की रक्षा करने का सबको अधिकार है और लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुस्लिम लड़का जब पढ़कर किसी बड़े ओहदे पर चला जाता है तो वो हिंदू लड़की से शादी कर लेता है और मुस्लिम लड़की घर में बैठी रह जाती है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समाज भी चाहता है कि ऐसे लव जिहाद पर पाबंदी लगे, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी शादियाँ नाकाम रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मौलाना साहब भी चाहते हैं कि लव जिहाद जैसी चीज़ों पर पाबंदी लग जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर से। बाहर भी एकनाथ
शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका, 15 में से 12 स्टेट उड़ाए। जी हाँ दोस्तों, खबर क्या आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि असली शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की या फिर एकनाथ शिंदे की। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना में बड़ी सेंधमारी कर दी है। शिवसेना के 15 में से 12 राज्यों के स्टेट यूनिट चीफ ने शिंदे गुट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और शिंदे गुट को समर्थन देने वाले नेताओं में दिल्ली, मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्टेट यूनिट चीफ शामिल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को बैठक बुलाई थी और इस बैठक में शिवसेना के 15 में से 12 राज्यों के स्टेट यूनिट चीफ शामिल हुए। शिंदे गुट के सभी विधायक और सांसद भी बैठक में मौजूद थे और इस दौरान 12 राज्यों के शिवसेना प्रदेश यूनिट चीफ ने एकनाथ शिंदे खेमे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट, इमरान खान और जनरल बाजवा में हुई गुप्त मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान सेना के चीफ की नियुक्ति और उनके सेवा विस्तार को राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों ये सवाल उठाया था कि मौजूदा शरीफ सरकार किसी भ्रष्ट व्यक्ति को सेना प्रमुख नियुक्त कर सकती है। उसके बाद अब पाकिस्तान के पूर्व सीएम का यह बयान आया है कि उनका सिर्फ ये कहना है कि नए चुनाव होने तक नए सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं की जाए। माना जा रहा है कि इमरान खान की जनरल बाजवा को एक और सेवा विस्तार दिलाने की कोशिश है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले न बनना चलो और अब जेल भरो आंदोलन, दुर्गा पूजा के बाद ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का महाअभियान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ न बनना अभियान के बाद बीजेपी जोश में है। दोस्तों, क्या खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में बीजेपी ने सही कदम उठाया है ममता सरकार को घेरने का? हाँ या ना में राय बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दरअसल दोस्तों, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद पार्टी सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी और मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी का दावा भी खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से मंगलवार को हिंसा हुई थी। बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने हमारे कैंपेन में घुसपैठ की और हिंसा फैलाई। पुलिस ने भी इसे भड़काया और लोगों को रेलवे स्टेशन पर रोका। हम दुर्गा पूजा के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के बुंदेलखंड से नाता रखने वाले अरुणोदय चौबे की गिनती पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के करीबियों में होती रही है। दरअसल पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी तो जताई ही, साथ ही खुराई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे बर्ताव का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 25 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा, राजनाथ सिंह ने इसको लेकर कर दिया दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। सरकार नए भारत के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए हम किसी देश पर निर्भर नहीं हैं। दोस्तों, आज भारत अपने बलबूते पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। भविष्य के भारत की नींव आत्मनिर्भर भारत की मजबूती पर है। तो दोस्तों, क्या आप भी भारत के आत्मनिर्भर भारत योजना का समर्थन करते हैं? तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में ये बात चल पड़ी है कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब किसी एक देश में नहीं होना चाहिए और अभी तक ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में ही रही है। मगर बदली हुई परिस्थिति में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नए ठिकाने ढूंढ रही है। और रक्षा मंत्री ने अतीत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक समय था जब देश में महज 1900 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात होता था, लेकिन आज ये निर्यात 13,000 करोड़ से भी पार कर चुका है और अब 2024-25 तक भारत के सिर्फ डिफेंस सेक्टर में करीब 1.75 लाख करोड़ का कारोबार होने और कुल मिलाकर कम से कम $5 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने थामा भाजपा का दामन, हो सकता है बड़ा राजनीतिक उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की राजनीतिक हवाओं में एक बार फिर से नया रंग घुल गया है और दोस्तों एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुन राजनीतिक पंडित भी गहरी सोच में पड़ गए हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर अपना नया दल बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने दल का भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे। इसके साथ ही वो भी अपने परिवार समेत बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संघ के इतिहास में पहली बार दशहरा उत्सव पर कोई महिला होगी मुख्य अतिथि, संतोष यादव को भेजा निमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर साल विजयदशमी के मौके पर नागपुर स्थित अपने मुख्यालय में कार्यक्रम करता है, लेकिन इस बार ये खास और ऐतिहासिक रहने वाला है। इसकी वजह यह
यह है कि संघ ने अपने इतिहास के 92वें साल में पहली बार किसी महिला को कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अपने 100 साल पूरे करने जा रहे आरएसएस इन दिनों महिला अधिकारों को लेकर सक्रिय है और नागपुर महानगर के सरसंघ संचालक राजेश लोहिया ने कहा है कि संघ ने पर्वतारोही और पद्मश्री विजेता संतोष यादव को आमंत्रित किया और इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर सरसंघ संचालक मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 देश खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, पुरी के शंकराचार्य ने किया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, पुरी की गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही दुनिया के 15 देश खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। उनका मानना है कि ये देश केवल भारत के आगे ना आने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के विरोध पर उन्होंने कहा कि जहां आतंकवाद को प्रश्रय मिले वह स्थान मठ, मंदिर, मस्जिद न होकर आतंकवाद का केंद्र कहने योग्य है। निश्चलानंद सरस्वती गुरुवार को झूसी स्थित शिवगंगा आश्रम में बोल रहे थे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो विश्व के 15 देश 1 साल के भीतर अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेंगे और इन देशों का मानना है कि भारत की दिशाहीनता की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। दोस्तों, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने काशी में विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे मुकदमों पर कहा कि हमारे पवित्र स्थलों को विकृत और विखंडित करके जो भी संस्था बनाए गए हैं उन पर पुनः हमारा अधिकार होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, अपने पूर्वजों के मार्ग पर सबको उत्कर्ष प्राप्त हो, यही हमारी भावना है, सत्य को स्वीकार करें। हाल में ब्रह्मलीन हुए द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी को लेकर उन्होंने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर नहीं गए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को सोमवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित आश्रम में समाधि दी गई और स्वामी स्वरूपानंद ज्योतिषी पीठ के भी